जिन लोगों को एग्जाम देना है वो तो आए नहीं, ठीक है नहीं। देखो आज हम इस लेक्चर में, आवाज भाई माइक बंद कीजिए आप लोग अपना, ये एमपी। देखो हमने इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारत में विकास बैंक। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बैंक, भारत में जो बैंकिंग संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो अनुसूचित बैंक हैं वो क्या होती हैं, और जो सहकारी बैंक हैं वो क्या होती हैं, और अन्य जो भारतीय लेवल पर, अखिल भारतीय लेवल पर जो बैंक होती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है नहीं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आपके पास डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, दिखाई दिया आप लोगों को? ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम बैंकिंग संरचना के बारे में हम जान चुके हैं। भारत में बैंकिंग संरचना, हमने अनुसूचित बैंकों को पढ़ा, अनुसूचित सहकारी बैंकों को पढ़ा, और अखिल भारतीय लेवल पर जो वित्त का आदान प्रदान करती हैं बैंक के, विभिन्न अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को गति देने के लिए हमने इस बारे में भी पढ़ा, ठीक है नहीं। अब अपना जो टारगेट है वो है भारत में जो विकास बैंक हैं उन्हें पढ़ना। सहकारी बैंक के बारे में भी हमने नॉलेज ली। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी, इनके जो क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अभी आप जो को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजिक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, परंपरागत यानी जो कोर है ना सब्जेक्ट का, वो उस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप, जैसे हमने सहकारी बैंक पढ़ा, तो आपको ये नहीं लगे जब करंट में इसकी कोई खबर आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सहकारी बैंक क्या होती है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम सिलेबस को पढ़ते हैं, कोर सिलेबस को, कि करंट में कोई अगर इवेंट घटित होती है, कोई घटना घटित होती है, कोई भी समाचारों में न्यूज आती है, वो फिर हमारे समझ में आ जाए क्योंकि हमें उसका जो पिछला बैकग्राउंड पता होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से विकास बैंक के लिए हम जानेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है? और आप घर जाकर रिवाइज, देखो मैंने आपसे एक बात बताई कि रिवीजन करोगे तभी सीखोगे, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब देखो विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, अब हम डेवलपमेंट बैंक के बारे में अब जानेंगे ये क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है विकास बैंक, यानी वो बैंक जो विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त को या धन को मुहैया कराता है, ठीक है नहीं। उस बैंक को विकास बैंक बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है। तो किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो विकास है, विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, व्यापार किया जाता है। तो विकास को गति प्रदान करने के लिए उद्योगों और आधारित संरचना, यानी उद्योग और उद्योगों से संबंधित जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड का निर्माण हो या फिर मतलब आपके पास बिजली की सुविधा हो या फिर अन्य कोई सुविधा हो, ठीक है नहीं, भूमि जो है उपलब्ध कराना हो या कोई अन्य काम हो, श्रम की व्यवस्था करना हो, ये सारे काम जो है कंपनी को उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। तो उद्योगों और आधारित संरचना, रोड है, पुल है और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, इन सबको करने के लिए जो आपके पास पैसा या धन मुहैया करा जाता है जिन बैंकों के द्वारा, उन बैंकों को ही कहते हैं डेवलपमेंट बैंक, ठीक है नहीं। क्योंकि कोई भी उद्योग लगाने के लिए या उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें लाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए काफ़ी निवेश की आवश्यकता होती है, काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो पैसा लोगों को कहाँ से मिलेगा? वो पैसा लोगों को उन बैंकों से या उन वित्तीय संस्थाओं से मिलेगा जो आपके पास विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है नहीं। आप देखते होंगे कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनके पास काफ़ी ये ऋण भी होता है, सरकार का इन पे काफ़ी उधार भी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए
या उससे संबंधित जो भी बुनियादी आधारभूत ढांचा है उसे आपके पास डेवलप करने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता हो। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो निवेश के लिए पैसे की व्यवस्था है वो इन बैंकों के द्वारा की जाती है। जो बैंक विकास कार्यों के लिए या उद्योगों को लगाने के लिए या उद्योगों से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क का निर्माण है, फैक्ट्री का बिल्डिंग का निर्माण है, मशीनों की व्यवस्था करानी है, इन सब चीज़ के लिए जो धन मुहैया कराता है कंपनियों को या लोगों को, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। ठीक है नहीं, क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब हम देखेंगे भारत में डेवलपमेंट बैंक का क्या सिस्टम है। तो भारत में विकास जो कार्य हैं, इकोनॉमी को गति देने के लिए जो कार्य हैं वो 3 स्तर पर किए जाते हैं। एक तो औद्योगिक विकास, यानी हमारे यहाँ कंपनियां लगाई जाती हैं, ठीक है नहीं। एक होता है कृषि विकास, कृषि का विकास किया जाता है। और एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ग्रो करना, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके 3 पहलू हैं। एक तो उसका जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, कंपनियाँ वगैरह हैं, ठीक है नहीं, उनका डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अर्थव्यवस्था की साइकिल बताई थी कि अगर कोई उद्योग लगता है तो बहुत सारे रोजगारों को जनरेट करता है, ठीक है नहीं, बताया नहीं बताया था। और जब कभी उद्योग लगता है तो उससे संबंधित जब रोजगार पैदा होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उससे क्या होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, और लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वो कुछ भी सामान खरीदते हैं, उससे मांग जनरेट होती है, और जब मांग जनरेट होती है तो फिर उस मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन होता है। जब उत्पादन होता है तो बहुत सारी जो उसमें कच्चा माल लगता है तो उससे जो कृषि पर आधारित होता है तो कृषि का भी विकास होता है, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था का पूरा साइकिल चलता है। तो इसलिए उद्योगों का भी डेवलपमेंट करना है, उसके लिए भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें उद्योग लगाने के लिए पैसा देती हैं लोगों को। कृषि के विकास के लिए भी संस्था पैसा देती हैं, जो कृषि जो मतलब एक प्रकार से सेक्टर ओरिएंटेड हैं। कुछ संस्थाएं औद्योगिक विकास के लिए ऋण देंगी, कुछ संस्थाएं कृषि के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी, और कुछ संस्थाएं, मान लो उत्पादन अच्छा हुआ तो बाहर भी तो भेजना है माल, और बाहर से जिस मतलब जो हमारे यहाँ ज़्यादा है उसे हमें एक्सपोर्ट करना है, और जो हमारे यहाँ कम है उसे हमें इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात, इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, एक्सपोर्ट। तो कुछ बैंक ऐसी हैं जो आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए भी ऋण देती हैं, तो उनमें आपके पास हम जानेंगे। इन बैंकों को हम अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए बॉडी करके मैं अलग से आपको लिखवाऊंगा इसी बैंकिंग के लास्ट में, ठीक है नहीं। लेकिन अभी हम केवल मौखिक रूप से इन चीज़ों को जानना है। जैसे पहला बैंक है आपके पास भारतीय औद्योगिक विकास निगम। ये आपके पास संस्था है, वित्तीय संस्था, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। यानी कि आपके पास जो भी आपके कंपनियां डेवलप करती हैं, कंपनियां नई कंपनी बना रहा है कोई भी व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन, तो भारतीय औद्योगिक विकास निगम जो है उसे आपके पास ऋण प्रोवाइड कराएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके पास भारत में औद्योगिक विकास के लिए ऋण की व्यवस्था कराती है, ठीक है। ये संस्था है, ये भी एक संस्था है आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है भारतीय उद्योग लघु उद्योग, यानी छोटे जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म स्तर के जो उद्योग होते हैं। जब हम औद्योगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना इसमें इकोनॉमी में, तो वहाँ आप हर प्रकार के उद्योगों के बारे में जानोगे कि सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं, मध्यम उद्योग कौन से होते हैं, और लघु उद्योग कौन से होते हैं। तो वो हम इंडस्ट्री वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ जानेंगे। अभी केवल आप ये मतलब समझिए कि जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, या सूक्ष्म उद्योग होते हैं, या मध्यम उद्योग होते हैं, उनके लिए जो पैसे की व्यवस्था करती है वो आपके पास भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे बोला जाता है सिडबी, वो पैसे की व्यवस्था करती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? तो भाई क्लियर है सब? किसकी? ऐसा ही, इसकी फुल फॉर्म यही तो है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है नहीं।
हाँ, इसमें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप इस ये मत सोचिए कि यार ये क्या है, नहीं, मैं आपको सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे इन्हें। ये जो आपके पास डेवलपमेंट बॉडी हैं, इन्हें मैं आपके पास जो वित्त की व्यवस्था करती हैं, जैसे नाबार्ड है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी भारतीय ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रीय कृषि, देखो इसकी फुल फॉर्म ये है, राष्ट्रीय, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, बी ए से बैंक, फोर आर से रूरल यानी ग्रामीण, और डी से डेवलपमेंट बैंक। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है नहीं। तो ये क्या काम करती है, कृषि कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था कराती है। ये खुद ऋण नहीं देती है, ये संस्था खुद ऋण नहीं देगी। ये क्या काम करती है, विभिन्न बैंकों को ऋण देती है। जैसे मान लो बैंक है ये जैसे बैंक है आपका, ये ए बैंक है, ये ए बैंक है, इधर आपका बैंक है बी, ठीक है नहीं, ये बी बैंक है आपका, और इधर बैंक है आपका सी। तो ये बहुत सारी जो बैंक होती है, तो ये नाबार्ड क्या काम करती है, इन्हें पैसा देती है, और फिर ये बैंक के लोगों को पैसा देती हैं कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों को करने के लिए। तो इस टाइप से व्यवस्था चलती है, ठीक है नहीं। इसी टाइप से ये बैंक, ये भी ऐसी ये काम करती हैं, इनमें भी कुछ संस्थाएं ऐसी। तो ये हमें खुद पैसे नहीं देती, बल्कि बैंकों को पैसे देती हैं, और फिर बैंक लोगों को पैसा देते हैं, क्योंकि बैंकों की शाखाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच है शाखाओं की, ठीक है। तो इस टाइप से कृषि कार्यों के लिए डेवलपमेंट का जो कार्य है वो नाबार्ड के द्वारा होता है। उसके बाद जो आयात निर्यात के क्षेत्र में आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए जो बैंक है, वो भारतीय निर्यात आयात बैंक है, एग्जिम बैंक, ठीक है नहीं। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक, ठीक है नहीं, एग्जिम बैंक बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, भारत से जो व्यापारी बाहर माल भेजते हैं दूसरे देशों में, या दूसरे देशों से जो व्यापारी भारत में माल लाते हैं, जिन वस्तुओं की कमी है, तो उनके लिए धन मुहैया कराती है ये, उनके व्यापार के लिए, ठीक है। तो भारत में इतनी ये विकास बैंक कार्य कर रही हैं, कोई औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम कर रही है, कोई कृषि क्षेत्र के लिए, कोई आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए। और इन्हीं में एक बैंक है आपके पास, आवास विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक। एक इनमें यह है कि जो भी हमारे यहाँ आवास हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या अन्य डेवलपमेंट कार्यों के लिए राष्ट्रीय आवास NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये जो है, जो भी आपके पास हाउस हैं, हाउस से संबंधित लोन की व्यवस्था कराती, ठीक है नहीं। तो कोई इनमें डायरेक्ट बैंक ये क्या काम करती है, ये उन्हीं बैंकों को, संस्थाओं को प्रोवाइड कराती है पैसा, और हाउसिंग लोन के लिए या बिल्डिंग के निर्माण के लिए वो बैंक के धन मुहैया कराती हैं लोगों को। समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। पता चल रहा है आप कैसा है, ये डेवलपमेंट के सारे कार्य होते हैं, कहाँ से कैसे पैसा मिलता है। RBI से भी पैसा बैंक लेते हैं, और ये भी जो संस्थाएं हैं, ये भी बैंकों को पैसा देती हैं कार्य के लिए। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड खुद पैसा नहीं देता लोगों को, बल्कि नाबार्ड क्या काम करता है, जो संस्थाएं कृषि के विकास के लिए काम कर रही हैं, जो बैंकें फैली हुई हैं रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये उन बैंकों को पैसे देता है, और बैंकों से कहता है कि आपको ये जो हम पैसे दे रहे हैं, ये इस पैसे का यूज किसानों के लिए करना है, कृषि के विकास के लिए आपको लोन देना है। समझ में आ रही बात। कोई किसान अगर बैंक के पास जाता है और वो किसान है, क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड पर लोन नहीं लेते किसान, तो वो लोन कहाँ से लेते हैं, वो ये नाबार्ड हेल्प करती है बैंकों की, फिर बैंक जो है किसानों को पैसा देते हैं। तो अगर, ठीक है नहीं, तो नाबार्ड भी पैसा देता है इन बैंकों को कि भाई आप लो, इतना पैसा है, आप खेती के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए लोगों को कर्ज दीजिए। मतलब यही है कि सब लोगों तक जो है,
सब जो देहात के गांव के आसपास के लोग हैं वो संगठित क्षेत्रों से जुड़ जाए ऋण के, क्योंकि बैंकों से जो किसान को पैसा मिलता है वो थोड़ा सस्ती ब्याज दर पर मिलता है और उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बैंक कभी भी जो है इतना तंग नहीं करती है जितना वैसा साहूकार तंग करता है किसानों को। वैसा साहूकार जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसानों को देता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेता है। लेकिन बैंक में देखो ये तरीका होता है, जब बैंक से आप ऋण लोगे ना तो बैंक आपको 100 रुपये पे 10% पे भी अगर ऋण देंगी तो एक वर्ष में आपको 100 रुपये पे 10 रुपये देने पड़ेंगे। और वैसा कोई साहूकार होता है या कोई ब्याज पे गांव में पैसे देते हैं वो एक महीने में 100 रुपये पे 10 रुपये लेते हैं, तो एक साल में कितने लेंगे, 120 रुपये लेंगे 100 रुपये पे। उनके बैठेंगे एक साल में 120 रुपये और बैंक केवल लेगा 10 रुपये। तो समझ में आया कितना मतलब बैंकों से ऋण लेने में ही फायदा होता है। बैंक, हाँ बैंक तो साल में लगाती है ब्याज, वैसे जोड़ती भी चली जाती है, लेकिन जो ब्याज दर होती है वो साल में ही काउंट होती है, एक वर्ष में, एक वर्ष के हिसाब से। हाँ, जो आप मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता है उस पर जो ब्याज जुड़ेगा वो साल में जुड़ेगा। पहला जमा करेगा तो फिर पहला जुड़ जाएगा, नहीं तो एक साल में वो जो ब्याज दर होती है ना कि 8% का ब्याज लगेगा, ऐसा जो बोलते हैं ना कि इतने परसेंट पे दे रही है बैंक, ठीक है नहीं, तो उसका मतलब यही होता है एक पूरे वार्षिक ईयर में देखा जाता है कि एक साल में 100 रुपये पर 8 रुपये हैं, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ये होता है। वो पर मंथ नहीं लेगा, एक साल में लेता है, लेकिन ये जो ऐसे लोग पैसे देते हैं वो पर मंथ लेते हैं, ठीक। अब देखो ये आप समझे, अब हम देखते हैं बैड बैंक क्या होता है। तो जब ये कोई बैंक है, मान लो अभी इस बैंक ने 5 लोगों को पैसा दिया, मान लो 4 लोगों को पैसा दिया, 4 में से 2 लोग लौटा दिए पैसा, 2 लोगों से पैसा लौटाया नहीं गया, वो कैसा हो गया पैसा, एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो पैसा ना तो बैंक के पास है, मतलब बैंक के पास वो पैसा नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो पैसा बैंक के पास लौट आता तो फिर बैंक उस पैसे को दूसरे लोगों को उधार दे देता, क्योंकि बैंक जो काम करती हैं, बैंक का जो बेनिफिट है वो लोगों को ऋण जो देता है बैंक उस पर जो ब्याज मिलता है वही बैंक का बेनिफिट है, उससे बैंक का काम होता है, उससे बैंक अपने मतलब जो कर्मचारी हैं उनके लिए सैलरी की व्यवस्था करती है, या जो भी आपके पास बैंक का बचत होती है वो यही होती है। मान लो ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो आपको तो बैंक दे रही है 5% के हिसाब से ब्याज। आपने मान लो 100 रुपये जमा किए तो आपके अकाउंट में पड़े 100 रुपये, तो आपको तो बैंक दे रही है 5% के हिसाब से, यानी 100 रुपये में 5 रुपये। और बैंक ने जो आपने जमा किए पैसे उस पैसे को उठाया और एक व्यक्ति को ऋण के रूप में दे दिया, ठीक है नहीं, ए को, अब ए को ऋण दे दिया, बैंक ने कहा कि भाई हम आपको देंगे 8% के हिसाब से, तो बैंक लेगा इससे, आपको तो देगा 5 रुपये 100 रुपये पे, इससे लेगा 8 रुपये, तो ये 3 रुपये का जो बैलेंस आया ना यही बैंक की बचत होती। समझ में आई बात। तो बैंक में लोग पैसा जमा करते रहते हैं, उन पैसे का यूज बैंक औरों को ऋण देने में करता रहता है, और वो ब्याज में जो बैलेंस आता है यानी जिन लोगों ने जमा किया उनके पैसे पे ब्याज देना है और जो लोग ऋण ले रहे हैं उनसे ब्याज लेना है, तो उनका जो डिफरेंस होता है बीच में वही बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। तो बैंक कोशिश ये करती है कि बैंक ऐसे लोगों को ऋण दे जिससे उसका ऋण वापसी हो जाए, उसका पैसा डूबे ना। अब मान लो 2 व्यक्तियों ने तो पैसा जमा कर दिया, 2 जमा नहीं कर पाए, यानी इन्होंने कह दिया कि भैया चाहे हमें जेल में डाल लो या कहीं भी डालो, हमें कहीं भी ले चलो, हम पे पैसे नहीं हैं, या भाग गई है, जैसे नीरव मोदी भाग गए बैंकों का पैसा लेकर। तो बैंक की वो संपत्ति जो बैंक में वापसी नहीं आ पाई या जिससे कोई भी उत्पादक मतलब प्रक्रिया नहीं होती है, तो उसी को कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो संपत्ति जो किसी भी प्रकार का परफॉर्म नहीं कर रही।
यानी वो बैंक के पास नहीं है, बैंक उसे किसी को उधार नहीं दे सकता, तो उसी को कहते हैं एनपीए। अब एनपीए की जब समस्या बैंकों में बढ़ गई, यानी कि बैंकों का एनपीए बढ़ने लगा, यानी कि ऐसा पैसा बैंकों का बढ़ने लगा जो बैंक के पास वापसी नहीं आया, तो फिर उस पैसे की व्यवस्था के लिए उस पैसे को आपके पास उस पैसे को एक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए, उस पैसे की समस्या के समाधान के लिए किसी की स्थापना की गई, बैड बैंक की। ठीक है नहीं, बैड नाम ही बैड है, तो बैड का मतलब ये बुरा बैंक। बुरा बैंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो दबा हुआ पैसा है, बैंकों का जो पैसा खराब हो गया, उसकी समस्या का समाधान करे। बात आ रही नहीं भाई, बैड का मतलब तो ये होता है बुरा, तो यहाँ बुरा से मतलब नहीं है, नाम इसका है बैड बैंक। मतलब ये वो बैंक है जो बैंकों की बढ़ती हुई जो गैर निस्पंदनकारी परिसंपत्ति यानी एनपीएज हैं, एनपीए की समस्या के समाधान के लिए जिस बैंक की नींव रखी गई, उसी को कहा जा रहा होता है बैड बैंक। ये एक ऐसा बैंक होता है जो सभी संस्थाओं के डूबे हुए ऋण एवं जोखिमपूर्ण ऋण को अच्छे से प्रबंधित करता है। तो ये बैंक क्या काम करेगा, ये कहेगा उन बैंकों से कि तुम्हारा जो पैसा ऋण हो मतलब एनपीए हो चुका है, आप वो हमें दे दीजिए, और उसके एवज में आपने जो भी संपत्ति रखी है वो भी हमें दे दीजिए। अब उस संपत्ति को हम जो है प्रबंधित करेंगे, अपने हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे, और आपकी एनपीए की जो समस्या है इसका समाधान। तो ऐसे बैंकों को कहा जाता है बैड बैंक। समझ में आया? एक बैंक का अन्य प्रकार होता है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होती है भाई? कोर बैंकिंग से अभिप्राय कि ऐसा एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी बैंक शाखाओं द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से। यानी कोर बैंकिंग क्या है कि कोई एक नेटवर्क है, मान लो जैसे यूपीआई है, ये कोई नेटवर्क है, इससे जो जुड़ी हुई सारी बैंकें हैं वो जो सेवाएं प्रोवाइड करा रही हैं, उसी को कह रहे हैं हम कोर बैंक। ठीक है नहीं, यह उन सेवाओं को व्यक्त करने के लिए वर्ड यूज होता है जो बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के साथ नेटवर्क से जुड़ने के कारण प्राप्त होती है। यानी बैंकों की जो शाखाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है नहीं, उसमें जो सेवा उपलब्ध हो रही है उसी को हम कह रहे हैं कोर बैंक। समझ में आया? कोर बैंकिंग का मतलब, कोर बैंकिंग एक नेटवर्क से जुड़े हुए जो सारे बैंक शाखाएं हैं, उन्हें जो बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसी को कोर बैंकिंग। जैसे सारी बैंक यूपीआई से जुड़ी हुई हैं अगर, ठीक है नहीं, तो जो हम पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तो करते हैं, तुम्हारा यूपीआई नंबर क्या ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर सारी बैंकें यूपीआई से जुड़ी हुई हैं तो यूपीआई से जुड़ने के कारण जो उन्हें सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उसी को कोर बैंकिंग है। ठीक है, तो या ये कह लो कि जो बैंकों की शाखाएं आपस में एक दूसरे के साथ सेवाएं मुहैया करा रही हैं उसे कोर बैंकिंग कहते हैं। एक दूसरे के साथ जो भी लेन देन का आदान प्रदान हो रहा है, जो भी आपके पास एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वो सब कोर बैंकिंग के अंदर आता है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये आपका? एक फिर आता है लीड बैंक योजना। एक सरकार ने योजना लाई थी लीड बैंक योजना। ये क्या है भाई आपके पास? ये लीड बैंक ये है आपके पास कि पूरा जिला है, मान लो ये मान लो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में सरकार ने कहा एक बैंक को लीड बैंक बना दिया, ये आप सारी बैंकों का क्या हो, लीड बैंक हो। यानी कि अब जिले के विकास के लिए हम सीधा आपसे संपर्क करेंगे और आप आपके जो नीचे बैंक हैं उनसे संपर्क करोगे। मतलब आप सारा बैंकिंग सिस्टम जो जिले का, उसे लीड कौन करोगे? आप करोगे। तो इसलिए उस बैंक को क्या कहा जाता है? लीड बैंक। जो बैंक जिले में सारी बैंकों का को लीड करती है, ठीक है नहीं, जिले के डेवलपमेंट के लिए, तो उस बैंक को क्या कहा जाता है? लीड बैंक। तो लीड बैंक योजना का संचालन आरबीआई के द्वारा 1969 में किया गया था।
इसका उद्देश्य ये था कि समस्त जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, उसमें सुधार करना। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जिले पर एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। अभी भी हैं, ठीक है नहीं, हर जिले में एक बैंक लीड बैंक होती है जो जिसे आरबीआई घोषित कर देता है कि आप लीड बैंक को सारी बैंकों में आप समन्वय, जो जिले में बैंक हैं उनमें आप सभी में समन्वय स्थापित करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है जिले के विकास के लिए काम, तो उसे बोला जाता है लीड बैंक। समझ में आया। अब मान लो सपोज करो कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, अब वो लीड बैंक में काम करता है, वो उस बैंक में काम करता है जो लीड बैंक का काम कर रही है जिले में, और कभी आपकी उससे बातचीत हुई, उसने आपसे कहा कि भाई मैं तो यार हमारी बैंक तो लीड बैंक के रूप में काम कर रही है। अब यही इसी को तो कहते हैं, मैं जब भी तो कहता हूँ कि यूपीएससी पढ़ने के बाद आपको हर क्षेत्र में नॉलेज हो जाती है। तो जब वो कहेगा लीड बैंक में हम का लीड बैंक, हमारी बैंक लीड बैंक है, अगर आप पढ़े हुए नहीं होते आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी बैंक होती है, कोई सी बैंक होती होगी, है ना, लीड बैंक। तो अब मैंने जो आपको बताया तो आप ये समझ रहे कि लीड बैंक कोई ऐसी नई नाम नहीं होता है, वो उन्हीं बैंकों में से सरकार एक आरबीआई एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर देती है जो अन्य बैंकों में समन्वय स्थापित करती है और जो जिले की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है नहीं। तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई आप जिले के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, तो आपकी बैंक जो है सारी बैंकों में जो है एक समन्वय का कार्य करती है, तो कह देगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पकड़े हो। समझ में आया। इसलिए कहते हैं कि कुछ करो ना कराओ अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करा दो, तो उसे कम से कम इतनी नॉलेज मिल जाती है वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकता। अब एक बात आप मुझे बताइए कि जितने भी बैंकिंग सेवाएं हैं या कुछ भी है, क्या ये सब लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या आपके जिले में, आपके गांव में एसबीआई का एटीएम है? नहीं है ना। जब बैंकिंग सेवाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, सभी लोगों को बैंक जो भी बैंक की आधारभूत संरचना है या जो भी बैंक हैं उनमें समावेशित करने का काम किया जाता है, उसी को कहते हैं हम वित्तीय समावेशन। उसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी जो लोग अभी बैंकिंग सेवाओं से बचे हुए हैं, जहाँ जिन लोगों के पास तक अभी बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना या उन लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाना ही क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। समझे? तो वित्तीय समावेशन क्या है? बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन आपसे कोई भी कर सकता है, व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल इंक्लूजन? तब आप बता दोगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स दैट द ऑल सर्विसेज ऑफ बैंक इज रीच ऑल मतलब ऑल पीपल्स इन रूरल एरियाज एंड अदर रीजन। यानी कि बैंक की सभी सेवाओं को भारत के ग्रामीण क्षेत्र या उन सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना जो अभी तक इन सेवाओं से वंचित रहे हैं, क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक है नहीं। ये थोड़ी सी अभी नेट की प्रॉब्लम है, सफोकेशन जो हो रहा है ना, ये जो बार बार ये वो सफरिंग हो रही है, ये गोल गोल जो ये घूमता है, ये थोड़ा अपलोड होने में ना, जो मैंने आपसे बताया ना ये फाइल मुझसे चली गई थी, तो ये दोबारा फाइल लेकर आया हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा अपलोड होने में ये टाइम। इसके अंदर वित्तीय समावेशन में क्या क्या काम होते हैं, देखो यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता। पढ़ते सब हैं लेकिन ध्यान से पढ़ना है। यूपीएससी कहीं बाहर से नहीं लाता, वो पहले ही देखो यूपीएससी का एग्जाम बड़ा क्लियर है, पहले ही तुम्हारे लिए सिलेबस बता देता है, इस सिलेबस में से आना है।
ठीक है। और आपसे कह देता है कि 48 नंबर भी आप ले आए, 45 नंबर भी ले आए तो आप प्री पास कर लोगे। कई सालों से मेरिट इतने पे जा रही है, 50 तक सिमट कर रह जाती है मेरिट, 50 भी नहीं पहुंच रही, 90 92 इतनी रह रही है। आप ये लगा लीजिए एग्जाम का नेचर कि मात्र 45 क्वेश्चन ही सही करने हैं। 45 क्वेश्चन आपके सही हो गए 100 में तो आपके नंबर आ गया। तो यूपीएससी का बिल्कुल क्लियर कट है कि जो मेरा सिलेबस है उसी में से पूछूंगा, लेकिन पूछूंगा इस टाइप से, गहराई से पूछूंगा, आपको अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर अपना पढ़ के निकल गए। और पढ़ और ये प्रीलिम्स में तो आपके, मैं आपको सिलेबस बना के भेज दूंगा प्रीलिम्स का, और मेन प्री का अलग, मेंस का अलग। वो प्री मेंस एक ही है, मतलब मेंस का अलग है थोड़ा सिलेबस, प्री का अलग है। ये कोर सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट। ये आपके 6 कोर सब्जेक्ट हैं जो प्री में आते आते हैं। कल्चर, कल्चर। तो देखो वित्तीय समावेशन के अंदर क्या काम किया जाता है, ग्राहक जो लोग हैं, जो लोग हैं उन लोगों को वित्तीय जो उत्पाद हैं, जो वित्तीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाती है, गांव गांव दूर दूर तक। वित्तीय सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, कि लोगों को बताया जाता है कि आपको इस ऐप को ऐसा चलाना है, इस सर्विस को अगर आपको पाना है तो इस सर्विस को ऐसा पाइए, ठीक है नहीं। ये सारी चीज़ें पहुँचाई, जो वित्त से मतलब लोगों को जानकारी देना, वित्त लोगों को सर योजनाओं की, जो बैंक में काम होते हैं वो काम कैसे किए जाते हैं, चेक को कैसे भरा जाता है, विड्रॉल को कैसे भरा जाता है, पैसे निकाल, ये सारी जो है लोगों तक जानकारी पहुंचाना ही वित्तीय समावेश। बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है नहीं, लोगों को समझाना है कि भैया बचत करके रखिए, तुम्हारे ही काम आएगी। तो लोगों को बचत के लिए समझाना है कि आप अच्छे से बचत कीजिए, जो भी पैसे आप पे बनते हैं बैंक में खाता खुलवाइए और बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। बैंक अपने ग्राहकों को धन प्रबंधन और ऋण संबंधी सलाह देता है। बैंक बताता है अपने जो ग्राहक हैं, भाई आपको ऐसे धन का मैनेजमेंट करना है और आपको अपना जो ऋण है उसका सही तरीके से प्रबंधन करना है, ठीक है नहीं। इस टाइप से बैंक बताता है। उसके बाद ये वित्तीय समावेशन हो गया। अब बात आती है कि वित्तीय समावेशन के सामने इस समय चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं, और मेंस में भी लिखने में अगर क्वेश्चन आ जाता है वित्तीय समावेशन पे तो आप लिख सकते हो कि वित्तीय समावेशन के अंदर चुनौती क्या है। तो वित्तीय समावेशन के अंदर अगर मैं चुनौती की बात करूं, पहली चुनौती तो यही है कि भारत के जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र हैं अभी उन तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची नहीं। भारत का बहुत बड़ा एरिया, मतलब भारत का काफ़ी एरिया ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर अभी जो है विकास नहीं हो पाया है, जहाँ पर बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुँच पाई, ठीक है। तो एक तो चुनौती यही है कि उन क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है बैंकिंग सेवाओं के, लेकिन हमें वहाँ भी बैंकों को पहुँच। दूसरा आपके पास एक चुनौती ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी बैंकिंग सेवा नहीं है, तो वहाँ लोगों के अंदर अभी लोग इतने शिक्षित भी नहीं हैं। तो लोगों के अंदर जो अशिक्षा है, तो जब लोग अशिक्षित हैं तो उन लोगों के पास रोजगार के भी अवसर कम उपलब्ध हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर तो ज़्यादा उसी उपलब्ध होंगे जो उसके योग्य होगा। जब अशिक्षा है तो रोजगार भी कम मिलता है, जब रोजगार कम मिलेगा तो पैसे की जो बचत है वो भी कम होगी। जब पैसे की बचत की कमी होगी तो लोग बैंकिंग सेवाओं को नहीं आपके पास चला पाएंगे, है नहीं, बैंकिंग सेवाएं नहीं ले पाएंगे लोग, बैंकिंग सेवाएं नहीं ले पाएंगे तो ओबियसली आपके पास बैंक में जो भी उन्हें बैंक से लाभ मिलते वो नहीं मिलते, फिर बैंकिंग सेवाओं से वंचित हो जाएंगे।
ठीक है नहीं, जिससे उनकी बचत में भी कमी होगी और उन्हें संगठित ऋण भी या बैंक की जो सेवाएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं की पूरी जानकारी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो सही से वो समझ भी नहीं। ठीक है नहीं, तो ये चुनौतियां हैं कई। बैंकिंग सेवाओं की उन्हें जानकारी का ना होना, वहाँ उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना, बैंकिंग शाखाओं से पहुँच की उनकी पहुँच काफ़ी दूर है अभी, और अशिक्षा के कारण जो रोजगार की स्थिति है वो कम है, जिसके कारण बचत में भी कमी है। ये कई सारी चुनौतियां हैं अभी उन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन करने के लिए, इन क्षेत्रों में अभी विकास नहीं हो पाया, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। बताइए भाई, यहाँ तक कोई परेशानी की? ये अब ये जो आप बोल रहे हो ना, ग्रामीण एरिया, आप जो बोल रहे हो बहुत कतराते हैं बैंक की सेवाओं के लिए, तो यही तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें ही तो आपकी पढ़ाई को बता रही हैं कि आप उस चीज़ को पढ़ चुके हो या आपकी नॉलेज में वो चीज़ें हैं, ठीक है नहीं, तभी तो आप बोल रहे हो। और जब आप ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को पढ़ लोगे, तब आप लोगों से कहोगे कि भाई आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए बैंक में, बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो वहाँ से आपको ऋण मिलने लगेगा, तो वो संगठित ऋण होता है, आपको ज़्यादा कम पैसों पर ऋण मिलेगा, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बताओगे नहीं बताओगे सारी चीज़ों को? अब आती है कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सरकार ने क्या काम किया भाई, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो सरकार ने जो प्रयास किए, इस सरकार ने 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। एक तो करा इंदिरा गांधी की सरकार में 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है नहीं, 14 का जन 17 का, 14 का ही दिए सारे, तो यानी कि 14 बैंकों को सरकारी बैंक घोषित कर दिया। देखो राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि जो भी किसी भी अगर कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उस कंपनी को भी सरकार अपने अंडर में ले लेती है। तो राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, बैंक भी तो प्राइवेट हैं, ये एक्सिस बैंक वगैरह ये सब प्राइवेट बैंक ही तो, कि जो बैंक क्या, नहीं वो भी सरकारी, वैसे तो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब सरकारी बैंक है, ठीक है नहीं, इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, ये राष्ट्रीयकरण में आ चुकी, ठीक है। लेकिन जो जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, एक्सिस बैंक ये जो भी है, मेरे देख लेना है, मतलब मुझे अभी उस बारे में इतना वो नहीं है या कि 14 बैंकों में ये आती नहीं आती, बहरहाल मुझे ये पता है कि एक्सिस बैंक प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट लोग भी तो बैंक खोलते हैं। तो हाँ, तो कोई भी बैंक होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके केंद्र में होता है लाभ, प्रॉफिट कमाना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे फोकस करती हैं। तो ये जो प्राइवेट बैंकें होती हैं, ये क्या काम करती हैं, अपनी शाखाओं को शहरों तक सीमित रखती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो गांव देहात के उधर के लोग हैं उनके पास तो पैसे इतने होते नहीं हैं, ठीक है नहीं, और शाखाएं खोलने में काफ़ी पैसा भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, सारा चीज़ें। तो इसलिए जो प्राइवेट बैंक हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं दूर दराज के इलाकों में अपने शाखाएं खोलने की। आपने देखा हो कहीं दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सिस बैंक की तुमने कहीं भी बैंक नहीं देखी है नहीं। अभी एसबीआई भी नहीं है खुला हुआ, एसबीआई जो है वो इतना बड़ा बैंक है, या पंजाब नेशनल बैंक भी इतना बड़ा बैंक है, अभी ये भी गांव के स्तर पर अभी ये भी खुले हुए नहीं है, बड़े बड़े सिटी अभी ये भी जिलों में है, ठीक है नहीं, कस्बों में तो ये भी नहीं है, अभी तहसीलों में या जिलों में है ये। एसबीआई जिले में ही तो होगी, ये तो कोई कस्बा होगा या तहसील होगी जहाँ भी होगा। तो
जो प्राइवेट बैंक के होती हैं वो टेंशन नहीं लेती हैं ज़्यादा अपना उनका इतना खर्चा करने का। तो इसलिए सरकार ने क्या काम किया, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंक किसके अंडर में आ गई, सरकार। फिर सरकार उन्हें अपने हिसाब से चलाती। सरकार उनसे कहती है भैया आप जाइए अपनी शाखाएं खोलिए, सरकार उन्हें हेल्प करती है। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर। तो अब ये जो नेशनलाइजेशन, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI, ये सब सरकारी है, इनका नेशनलाइजेशन हो चुका है, तभी अपनी शाखाएं खोल। एक फिर 1980 में हुआ दूसरी बार, ठीक है नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इससे क्या हुआ, अब ये बैंक अपना जो है दूर दराज के इलाकों में भी अपनी शाखाएं खोलने लगी। फिर उसके बाद सरकार ने इनसे कहा, बैंकों से, सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र, अब बात ये आती है कि बैंक तो खोल दी। अब बैंकों ने जो है, क्योंकि सरकार का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग लोग हैं, या कोई छोटा व्यापार करना चाहता है या कोई और अन्य गतिविधि चाहता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराया जाए, ना कि इंडस्ट्री वाले को। भाई बैंकें चालू भी तो होती हैं, बैंकें काम करती हैं, इंडस्ट्री वाले को ज़्यादा पैसा दे दिया कि हमें ज़्यादा ब्याज मिलता रहेगा, इससे ये पैसा हमारा डूबेगा नहीं। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें ऋण नहीं मिल पाता, ठीक है। तो सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने इन बैंकों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारित कर दिए कि आपको अपनी जितना भी आपका साख सृजन है, जितने भी आप पैसे लोगों को कर्ज पे दोगे, उसमें से 40% पैसा जो है आपको इन क्षेत्रों में देना होगा ऋण के रूप में, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, एक तो कृषि का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, छोटे उद्योगों का क्षेत्र है। तो सरकार ने ये क्षेत्र डिसाइड कर दिए कि आपको अपने टोटल जितना भी पैसा आप कर्ज के रूप में दे रहे हो, उसका 40% पैसा आपको इस क्षेत्रों में देना होगा। कृषि के क्षेत्र में, कोई छोटा सा उद्योग लग रहा हो उसके क्षेत्र में, होम लोन के क्षेत्र में, ठीक है नहीं। इस टाइप से हम पढ़ेंगे आगे, इसे लिखेंगे पूरा। प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारित कर दिए कि आपको टोटल अपनी जो साख सृजन है उसका 40% इन क्षेत्रों को ऋण के रूप में देना। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में साख सृजन के लिए नाबार्ड की स्थापना की, जो हम ऊपर एक एजेंसी नाबार्ड बनाई, ठीक है नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण, मतलब आपके पास नाबार्ड की जो फुल फॉर्म थी, नेशनल एग्रीकल्चर और बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, है नहीं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना सरकार ने की ग्रामीण क्षेत्रों में साख सृजन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण प्रोवाइड कराने के लिए, कृषि कार्यों के लिए या कृषि से समृद्ध कार्यों से जुड़े हुए कार्यों के लिए नाबार्ड की स्थापना सरकार ने की 1982 में, है नहीं, 1982 में नाबार्ड की स्थापना। फिर सरकार ने कहा कि KYC बनना पड़ेगा, यानी बैंक में जो खाता खुलवाते हैं उन्हें अपना KYC बनना पड़ेगा, यानी कि अपनी पहचान के लिए नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानने के लिए KYC बनना पड़ेगा। इससे बैंक में सभी लोगों का डेटा रहेगा और अगर सरकार कोई भी योजना चलाएगी तो उन लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। मतलब सरकार ने ऋण सेवा केंद्रों की स्थापना की। ऋण सेवा केंद्रों की स्थापना का मतलब सरकार ने ऐसे केंद्र बनाए जहाँ पर लोगों को ऋण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि कैसा कैसा ऋण लिया जाता है, कौन सा ऋण ठीक है, कौन सा गलत है, और लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों की जो है ऋण लेने में मदद की जाएगी, ठीक है नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी सरकार ने कि किसानों को उनकी फसल सही से हो, फसल के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, तो फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए या और अन्य खेती से संबंधित कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया, ठीक है नहीं। सरकार ने मोबाइल फ़ोन से बैंकिंग का विस्तार किया। आप देखिए डिजिटल रूप जो है, मोबाइल से कई सारी बैंक सेवाएं आज आप देख रहे होंगे। आप अगर थोड़ा एजुकेटेड हो, जानते हो चीज़ों को, तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिन्हें कितने टाइम से बैंक नहीं गया बिल्कुल, मैं पैसे बैंक से बहुत टाइम से तो मैंने पैसे निकाले ही नहीं बिल्कुल भी, सब ऑनलाइन ATM इनसे काम चल जाता।
और अब तो जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम बढ़ा है तब से तो मतलब एटीएम भी बिना जाए भी काम हो जाता है। और ये काम सिटी में हो जाता है, अभी गांव में नहीं होगा ये काम, क्योंकि सिटी में तो सभी दुकानदार वो रखते हैं आपके पास पेमेंट का सिस्टम। लेकिन गांव में दुकानदार पहले रखते थे, लेकिन अब दुकानदारों ने वो छुटा दिया। कोरोना के टाइम पे तो रखते थे, लेकिन अब छुटा दिए सब ने, अब तो सब नगद लेते हैं। तुम गांव में अगर किसी से कहोगे कि मैं तो नेट बैंकिंग से का यूज़ करूँगा, तो वो कहेगा कि हमारे पास है ही नहीं कुछ भी व्यवस्था करने के लिए, कराने के लिए, इस चीज़ पे कराएंगे आपके पैसे ट्रांसफर। यह है तुम लोगों के गाँवों में। बाजार में जो लोग, हाँ जो लोग समझदार हैं, जो थोड़ा जानते हैं, वो लोग रखते हैं। और नहीं तो जिन जो लोग डरते हैं वो नहीं रखते। और जिन लोगों ने अब तो शहरों में तो ये सिस्टम हो चुका है कि जिन दुकानदारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना, तो उनकी दुकान ही नहीं चल पाती। क्यों? आज, हाँ आज आज जो है लगभग 70 से 80% आबादी अपने पास पैसे बस सीमित स्तर पर लेकर चलती है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करती है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो फ़ोन से काम चलाता है। ठीक है नहीं। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा सरकार ने दी, इंटरनेट बैंकिंग का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ खाते खुलवा दिए, बिल्कुल गांव देहात की हर महिला का खाता खुले। बैंक वाले घर आगे आके खाता खोल गए। ठीक है नहीं। और अब इस इन खातों का ये फायदा हुआ कि जितनी भी गैस सब्सिडी है वो महिला के नाम से जा रही है। जितनी भी कोई भी सरकारी योजना है सब इन खातों के माध्यम से पैसा पहुँचाया जा रहा है। तो पहले खाते खुलवाए, फिर अब इन खातों के माध्यम से सीधे सीधे लोगों को हेल्प की जाए। ठीक है। तो आपने वित्तीय समावेशन अच्छे से पढ़ो, समझ में आया तुम लोगों के? क्यों भैया नीस भाई, क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक कीजिए, फिर ये जो एटीएम वाला पोर्शन है ये कल हम कर लें। ठीक है, इतना कीजिए। क्या? हाँ वो करना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा भैया कर कीजिए।